हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया था और लास्ट में हमने क्लासेस ऑफ गुडविल का पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैट गुडविल और रैबिट गुडविल का पार्ट। आज हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें 3 मेथड होंगे: एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। देखिए, अगर आप है ना मेथड्स ऐसे देख रहे हैं तो आप किसी और टाइप से भी देख सकते हैं। जब आप गूगल करेंगे तो और भी दिख जाएंगे। जैसे देखो, आपको ईयर्स परचेज मेथड दिख जाएगा, जिसमें आपको एवरेज, सुपर प्रॉफिट दिख जाएगा। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं तो उसमें सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज आता है। जब भी एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के बेसिस पे ही आता है। जब हम सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जनरली मैंने इसमें 3 पार्ट कवर किए। एक तो वही ईयर्स परचेज यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के बेसिस पे, एक आपका एन्युटी मेथड और एक आपका स्लाइडिंग स्केल मेथड। वो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन सिंपल सा पार्ट है स्लाइडिंग स्केल। मतलब अराउंड मात्र 2 से 3 मिनट का पार्ट है और कुछ नहीं है। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने 2 पार्ट कवर करके हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें किसी भी मेथड से करिए आंसर आपका क्या आता है, सेम आता है। अब देखिए, मैंने बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो आप क्या कर सकते हो, चाहे तो सुपर प्रॉफिट मेथड में ही कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो देखिए, बोलने में तो बहुत कुछ हो सकता है। इसी तरीके से एक हिडन गुडविल मेथड आता है, जो मैंने बताया कि एडमिशन में बताऊंगा, रिटायरमेंट डेथ में भी अलग से आपको हिडन गुडविल का पार्ट बताऊंगा। इसी तरीके से एक परचेज कंसिडरेशन आता है, जो कि आपने पिछली वीडियो में कैटेगरीज में देख लिया। कैसे आता है आपको पता है, परचेज कंसिडरेशन मेथड। परचेज कंसिडरेशन में से नेट असेट माइनस करोगे तो गुडविल का पार्ट निकल के आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में क्या बोल रखा है कि गुडविल को वैल्यू करना एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, यानी उसको असेस करना, उसका वैल्यूएशन करना, गुडविल को कैलकुलेट करना, और ये इंटेंजिबल असेट होती है। तो इस केस में क्या बोल रहा है, जब बिजनेस को सेल करते हैं तो ये आपस में सेलर और परचेजर के म्यूचुअल एग्रीमेंट पे डिपेंड करती है कि क्या गुडविल की वैल्यू हुई है। जनरली वैल्यू करने के 3 मेथड हैं, यानी कोई भी अगर बिजनेसमैन देखना चाहता है कि मेरी पर्टिकुलर फर्म की गुडविल क्या है, तो वो उसको असेस कर सकता है। किसके बेसिस पे, अपने प्रॉफिट्स के बेसिस पे, जो भी उसने पास्ट में परफॉर्मेंस की है, प्रॉफिट निकाला है उसके बेसिस पे, और आगे आने वाले टाइम को देखते हुए कि फ्यूचर में उसका क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड का पार्ट। तो थियोरटिकल पार्ट जरूरी है, क्योंकि इससे ही आप सीखते हो कि पर्टिकुलर इसका मतलब क्या है, ठीक है। सब क्या बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, फिर टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या कर दो, नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको थियोरटिकल पार्ट आना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं तो आप देखना चाहते हैं कि उसका जो भी हम बिजनेस खरीद रहे हैं उससे रिलेटेड फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होगा। तो ये बोल रहा है कि जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस पे, कि आपकी पास्ट परफॉर्मेंस बिजनेस की क्या रही है। यानी वही जिसका आप बिजनेस खरीद रहे हो उस पर्टिकुलर बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है। तो पास्ट परफॉर्मेंस किससे दिखती है, उनके प्रॉफिट से। तो आपको क्या कवर करना पड़ेगा, पहले पास्ट प्रॉफिट को कवर करना पड़ेगा। तो देखो, खुद सोचिए कि अगर आप रटते हैं, आपको पता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी क्या कर रहे हैं हम, गुडविल निकाल रहे हैं। तो गुडविल तो लास्ट पार्ट है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन हो सके, यानी हमारे लिए एक तरीके से बेनिफिट हो, हमारी ग्रोथ हो, हमें फ्यूचर में प्रॉफिट हो। तो जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पास्ट परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, मतलब पास्ट प्रॉफिट्स को देख रहे हैं। तो पास्ट परफॉर्मेंस हमें क्या बताएंगे, कि हमें पता चल जाएगा एक तरीके से कि पास्ट में प्रॉफिट हुए हैं, जिससे हम पता कर पाएंगे कि यार फ्यूचर में हमारे क्या प्रॉफिट होने वाले हैं या क्या एक्रू होने वाले हैं, जो कि एक तरीके से पास्ट प्रॉफिट के बेसिस पे होंगे, यानी एवरेज होंगे। अब वो एवरेज करने से पहले हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। देखिए, मेरा बिजनेस नहीं है, मान लो सामने वाले का बिजनेस में वैल्यू कर रहा हूँ कि क्या गुडविल निकलेगी, तो उसके प्रॉफिट मैंने देखे, उसमें पता चला कि यार एब नॉर्मल बहुत सारे। एब नॉर्मल जानते हैं आप कौन कौन से होते हैं, देखो जैसे एब नॉर्मल इनकम है ऐड की हुई, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट ऐड किए हुए, ठीक है। उसने कुछ ऐसा प्रॉफिट ऐड किया हुआ जो नॉन रिकरिंग नेचर का है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, जबकि वो मेरे को नहीं दिखाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसके बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, तभी तो एवरेज करने में आसानी होगी। अगर मान लो कि किसी प्रॉफिट में आपको, यानी किसी बिजनेस को आप खरीद रहे हो और उसका पहले साल का प्रॉफिट या पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस यानी या 5 साल का प्रॉफिट देख रहे हो, तो 1 साल का आपको 2 लाख दिख गया, ठीक है। फिर दूसरे साल का भी आपको 180 दिख गया, कितना दिख गया, 180 दिख गया। तीसरे साल का कैलकुलेट देखा आपने तो देखा कि कितना था, अरे 10 लाख। तो भाई ऐसा कैसे चेंज हो गया, फिर वापस आपने 4 ईयर में देखा, चौथे साल में तो आपको वापस से 220 दिखा या 250 दिखा, तो आसपास ही दिखा, इसके आसपास, इसके आसपास, इसके, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपको इसमें पता चला कि यार एक तो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट इसमें ऐड किया गया था जो अराउंड 7 लाख का था। तो अगर आपको पता है कि 10 में से 7 लेस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो आपको पता है कि उस केस में देखो, आपका प्रॉफिट नॉर्मल ऐसे चल रहा था, लेकिन जैसे 10 लाख तो इधर बढ़ गया, फिर वापस
आपका 250 आ गया। तो शुरू के 2 साल तो क्या हुआ, सही रहा, लेकिन तीसरे साल बहुत बढ़ गया। तो आप एवरेज कभी भी ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो एवरेज करने के लिए हमें अपने बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है, ना कि एबनॉर्मल। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी एबनॉर्मल इनकम होती है वो लेस कर देते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपका ये 2 लाख 180 250 दिख रहा था और यहाँ पे तीसरे साल में पता चला कि यार ओनली 40,000 ही हो रहा है प्रॉफिट, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब उसका रीज़न क्या था, लॉस बाय फायर हो गया था, लॉस बाय थेफ्ट हो गया था, स्पेकुलेटिव लॉस हो गया था, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या दिख रहा था, कम दिख रहा था। तो वापस से ऐड कर दो, ठीक है। तो जो भी नॉन रिकरिंग नेचर के हैं या एबनॉर्मल पार्ट है उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या हो गया, अगर प्रॉफिट ऐड है तो लेस कर देना, यानी एबनॉर्मल इनकम है तो लेस कर देना, एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड कर देना। इसी तरीके से एक और आता है इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड मतलब क्या हुआ, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि आपके पास बिजनेस में पैसा पड़ा है तो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, वो नॉन ट्रेड है। क्यों, क्योंकि वो आपके बिजनेस के रिलेटेड नहीं है। वो जैसे मान के चलो कि आप क्या कर रहे हो, अपने पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड ही किसी पार्ट में बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस में नहीं कर रहे हो। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया, किसी मशीनरी में कर दिया जो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही थी, लेकिन आप बिजनेस में उसको काम में नहीं ले रहे, बाहर यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरीके से, नॉर्मल एग्जांपल के फॉर्म में। लेकिन आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे जो आपको रिटर्न मतलब क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे बॉन्ड्स पे, डिबेंचर्स पे, तो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपकी इनकम और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया। तो वो आपने ऐड करके दिखा रखा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर उस तीसरे साल में मान लो अगर आपने ऐड करके दिखा रखा है तो आपको लेस करना पड़ेगा, तब जाके ही आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तो आपने वो एडजस्टमेंट किया, उसे हम बोलेंगे कि पास्ट प्रॉफिट को हमने क्या करा है, एडजस्टमेंट किया है, और उसके बाद हमने एवरेज निकाला है। देखिए उसके बाद भी क्या आता है, एवरेज के बाद और पार्ट आता है, क्योंकि आप फ्यूचर के हिसाब से देख रहे हो तो उसमें आप फ्यूचर के पार्ट को भी कंसीडर करोगे। अभी मैं यहाँ तक बता देता हूँ, फिर आपको फ्यूचर का पार्ट भी बता देता हूँ, मैंने नीचे लिखा हुआ है। देखिए बोल रहा है कि ये सिंपल और वाइडली फॉलोड मेथड है। इस मेथड में क्या होता है, गुडविल कैसे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स, एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट, ये पास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उनका एवरेज करेंगे मल्टीप्लाइड बाय द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स। मान लो 2 साल 3 साल जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, वो मेन कंसर्न है। ये बोल रहा है बायर हमेशा जानना चाहता है कि उसका बिजनेस का फ्यूचर प्रॉफिट का एस्टीमेट क्या रहेगा, कितना रहेगा। फ्यूचर प्रॉफिट डिपेंड अपॉन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इन द पास्ट, ठीक है। पास्ट प्रॉफिट्स इंडिकेट एज टू व्हाट प्रॉफिट्स आर लाइकली टू एक्रू इन द फ्यूचर। तो पास्ट प्रॉफिट इंडिकेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होने वाले हैं, इसलिए पास्ट प्रॉफिट को एवरेज किया जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले प्रॉफिट अर्न इन द पास्ट मस्ट बी एडजस्टेड इन द लाइट ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो क्या करना पड़ेगा, उसे एबनॉर्मल वाले पार्ट्स को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। एबनॉर्मल इनकम ऐड है तो लेस कर दो, आपको पता है ऐड है। एबनॉर्मल लॉस लेस होता है, आपको पता है, तो वापस से ऐड कर दो, क्योंकि इसके थ्रू आपका प्रॉफिट कम दिख रहा था और वो जिग जैग एक तरीके से क्या हो गया, आपका प्रॉफिट जो इवनली लाइन चल रही थी वो बहुत नीचे चली गई। क्यों, क्योंकि आपने लॉस बहुत सारा लेस कर दिया, तो आप वापस से ऊपर आना चाहते हो, तो उस केस में वापस से आपको ऐड करना पड़ेगा। सीधे से बात है, सीधी सी ट्रिक है। थर्ड पार्ट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया वो भी क्या था, एक तरीके से ऐड था, तो उसको भी लेस करना चाहिए, बिकॉज द इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस, जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपने ऐड कर रखा है लेस कर दो। पर ये बोल रहा है कि जब आपने इसके अलावा ये तो कर लिए, इसके अलावा आपको हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। जो आपने निकाला हुआ एवरेज था, मान लो एडजस्टमेंट कर दिया, लेकिन इसके अलावा और भी आपको फ्यूचर से रिलेटेड देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड थे। पर मान के चलो कि कोई पर्टिकुलर आपको वर्कर रखना पड़ा, फ्यूचर में रखना पड़ेगा, तो उसको आपको सैलरी देनी पड़ेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस हमारे होने वाले हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन फ्यूचर। तो हमें जो हमने एवरेज निकाला है, याद रखना, जो भी हमने एवरेज निकाला है पर्टिकुलर इन एडजस्टमेंट के थ्रू, कि 4 साल का 5 साल का प्रॉफिट था, उसका एवरेज निकाला, तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यार वो सिंपल है या वेटेड है। अगर प्रॉफिट बढ़ता हुआ या घटता हुआ है तो वेटेड। अगर प्रॉफिट जिग जैग है, यानी कभी 2 लाख आ रहा है, कभी 220 आ रहा है, फिर 180 आ रहा है, फिर 190 आ रहा है, यानी कम ज़्यादा हो रहा है, आसपास ही रह रहा है, तो सिंपल एवरेज। लेकिन हमें पता है कि 2 लाख आ रहा है, फिर 250 आ रहा है, फिर 290 आ रहा है, फिर 3 लाख आ रहा है, फिर 350 आ रहा है, मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है या कम होता हुआ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, वेट असाइन करेंगे। उसके बाद जो वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज निकलेगा, उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फिर उसको करेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी। सीधी सी बात।
अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आपको ये दिख रहा है पास्ट एक्सपेंसेस नॉट रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। तो ये तो नॉर्मल सबको दिमाग होता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि फ्यूचर से रिलेटेड, तो पास्ट एक्सपेंस जो पहले होते थे अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, अब वो हमारे एक्सपेंस नहीं होंगे तो हम ऐड ही करेंगे। मान के चलो कि आपने किसी का बिजनेस खरीदने की सोची, पर पहले आप जो बिजनेस चला रहे थे वो रेंट पे था। इसका मतलब जो आप शॉप चला रहे थे वो रेंट पे थी, तो आपको शॉप का रेंट देना पड़ता था। पर पता चला कि आपने जैसे उसका बिजनेस खरीद लिया सामने वाले का, तो अब आपको पता है कि आपके एक्सपेंसेस नहीं होंगे, तो आपको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, यानी आपको रेंट देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसका आपने बिजनेस खरीदा उसकी बिल्डिंग थी, अब वो आपके पास आ गई, अब आपको बिल्डिंग का रेंट देना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि अब आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगने लग जाएगा, क्योंकि पहले आपको डेप्रिसिएशन नहीं देना पड़ता था, पहले रेंट पे थी बिल्डिंग। लेकिन क्या पता अब जो बिल्डिंग आपने खरीदी उस पर आपको डेप्रिसिएशन देना पड़ सकता है। तो ये बोल रहा है कि अगर एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे फ्यूचर में, क्या पता आपने अपने माल का इंश्योरेंस नहीं कराया, लेकिन अब इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तो जो एडिशनल एक्सपेंस होंगे फ्यूचर में लेस करोगे, और जो नहीं होंगे वो ऐड करोगे। यानी जो पहले आपके होते थे अब एक्सपेंस नहीं होंगे तो उसको ऐड करोगे, सीधी सी बात है, और जो अब फ्यूचर में होंगे उनको लेस करोगे। इसी तरीके से आपको पता है कि अगर फ्यूचर में आप प्रॉफिट कमाओगे तो आप क्या करोगे, एडिशनल इनकम ऐड करोगे। अगर आपको लगता है कि अब फ्यूचर में आप रेवेन्यू नहीं कमा पाओगे तो लेस करोगे। ठीक, मान लो कि आप सैलरीड पर्सन थे, किसी का आपने बिजनेस खरीदा, तो सैलरी पहले मिलती थी अब आपको नहीं मिलेगी, तो हम क्या बोलेंगे, पास्ट रेवेन्यू नॉट लाइकली टू अर्न इन फ्यूचर। पर चलो आप एडिशनल इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर की बात कर रहे हो या पास्ट एक्सपेंसेस नॉट रिक्वायर्ड इन फ्यूचर की बात कर रहे हो। एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपने किसी का बिजनेस खरीदा, ठीक है, वहाँ पे अकाउंटेंट की नीड होती थी, आप खुद ही अकाउंटेंट हो, आपने जिसका बिजनेस खरीदा वो क्या करता था, 12,000 अकाउंटेंट को सैलरी देता था। अगर आप उसी अकाउंटेंट को रखो तो आपको 12,000 देने पड़ेंगे, लेकिन आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आप खुद ही अकाउंटेंट हो। तो आपका फ़ायदा कितने का हो गया, 12,000 रुपये की आपकी सेविंग हो गई। ठीक, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो पास्ट एक्सपेंसेस नॉट रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। या अगर आप खुद के फॉर्म में देख रहे हो कि अब तो मुझे इनकम होगी, तो उसको ऐसे बोल सकते हो कि एडिशनल इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। पर जनरली ये सही है कि आपका पास्ट एक्सपेंसेस जो था अब आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको अकाउंटेंट रखना पड़ता, अब आपको नहीं रखने की ज़रूरत, क्योंकि आप खुद ही एक अकाउंटेंट हो, तो आपको उसको सैलरी देने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे पार्ट आपको सोचना पड़ेगा। तो याद रखना, एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगा वो सिंपल या वेटेड आएगा, उसके बाद आपको ये फ्यूचर मेंटेनेबल या एक्चुअल एवरेज करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन का ज़्यादा पार्ट है ही नहीं तो वही एवरेज प्रॉफिट है, वही एक्चुअल एवरेज है, वही फ्यूचर मेंटेनेबल है। तो अगर आपको फ्यूचर से रिलेटेड दे रखे हैं कुछ एक्सपेंस इनकम, तो वो आपको एडजस्ट कर देना है। याद रखना, फ्यूचर में जो भी इनकम होगी वो ऐड करनी है, जो भी एक्सपेंस होगा वो लेस करने हैं, और फ्यूचर में जो नहीं होगी इनकम वो लेस करनी है, और फ्यूचर में एक्सपेंसेस जो नहीं होंगे तो वो ऐड करने हैं। तो देखिए रटे हुए नहीं है, कितनी जल्दी बता रहा हूँ आपको, यानी समझे हुए हैं, तो आप वो समझो, आपको आ जाएगा। अब आपको बोल रखा है कि इसमें सिंपल एवरेज है, तो देखिए सिंपल एवरेज का मतलब क्या है, आप पढ़ के देखना, यही बोल रखा है जो कि पर्टिकुलर ये पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एडजस्टेड प्रॉफिट्स ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ सच ईयर। तो ये यही तो बोल रहा है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज आ गया। अब आप चाहो तो जो मैंने आपको ये बताया कि फ्यूचर से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं तो ये भी पहले एडजस्ट कर लेना, याद रखना, एवरेज के साथ ये जो चार चीज़ें मैंने बताई है ये भी एडजस्ट कर लेना, तो उसे हम बोलेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल या एक्चुअल एवरेज। फिर यहाँ पे हम फ्यूचर मेंटेनेबल या एक्चुअल एवरेज रख लेंगे और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कर लेंगे। अब मैंने इलस्ट्रेशन भी कवर कर रखा है ताकि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अरुल एंटरप्राइज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। तो आप खुद देखिए क्या बोल रहा है, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के प्रॉफिट का डेटा दे रखा होगा, याद रखना। और 2 ईयर्स परचेज तो ये लास्ट की पार्ट है, लास्ट का पार्ट मतलब क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करना पड़ेगा। अब देखिए 46, 44, 50, जब भी आप वेटेड एवरेज देखते हो तो जो हम बोलते हैं ना पास्ट ईयर के बेसिस पे प्रॉफिट है, पहले उनके एडजस्टमेंट किया करें। अगर एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट बढ़ता हुआ है या कम होता हुआ है तो वेटेड एवरेज लगाए, वरना वो सिंपल एवरेज होगा अगर वो जिग जैग होगा। तो देखिए यहाँ पे कम हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन हमें एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे, तो पहले एडजस्टमेंट कीजिए। ये बोल रहा नॉन रिकरिंग इनकम, यानी जो बार बार नहीं होती 5,000 की, जो कि प्रॉफिट में इंक्लूड की गई है 2016 में, तो लेस कर दो क्योंकि वो एबनॉर्मल है। अब देखिए ये बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक, कुछ क्या होता है रेक्टिफिकेशन भी करने पड़ते हैं, ये भी याद रखना, कुछ एरर भी होते हैं जिन्हें सही करने पड़ते हैं। जैसे मैंने क्या कर दिया गलती से, जो प्लांट एंड मशीनरी मैंने परचेज करी उसकी जो वेजेज है वो मैंने किस में, वेजेज अकाउंट में डाल दी, जबकि मुझे प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करनी थी। वेजेस में डालते ही वो पीएनएल में शो हो गई, पीएनएल में मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट कम शो हो गया, तो मुझे वापस से ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि गलती हो गई थी, मैंने गलती से पीएनएल में डाल दी।
पर उसकी वजह से मेरी प्लांट एंड मशीनरी में नहीं गई, तो मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, तो फिर मुझे डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, तो वेजेस को ऐड करना पड़ेगा जो गलत कर दिया। फिर मुझे पता है कि वो प्लांट एंड मशीनरी में जुड़ेगा, वापस उसको सही कर दिया, सही करते ही फिर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो वो भी लेस करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे बोल दिया, देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 2017 वाज ओवर वैल्यूड बाई 10,000। इसका मतलब क्या हुआ, 2017 का जब आपने 10,000 ज़्यादा दिखाया तो खुद दिमाग लगाइए, देखो रटना नहीं है, बाय क्लोजिंग स्टॉक आपने 10,000 से ज़्यादा लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, आपका जो जीपी के बाद नेट प्रॉफिट याद रखना, तो ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा आ रहा है, ये जनरली हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट है मान के चले ना। तो नेट प्रॉफिट आपका 10,000 ज़्यादा आने लग गया, तो 2017 का ज़्यादा आने लग गया, तो लेस करेंगे, क्या करेंगे, लेस, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका रिवर्स कर देंगे, क्योंकि गलती से ओवर वैल्यूड कर दिया था तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है, तो उस 10,000 के प्रॉफिट को क्या कर देंगे, 2017 से हटा देंगे। लेकिन अब सोचिए, ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल मतलब 2018 में क्या हो गया होगा, ओपनिंग स्टॉक। जैसे ही हमने ओपनिंग किया तो हमारा उस साल का 2018 का प्रॉफिट कम आ रहा होगा, तो कम मतलब वो लेस हो रखा होगा, तो ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2017 में लेस कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है, और 2018 में प्रॉफिट कम है तो ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए नॉन रिकरिंग इनकम जो ऐड थी उसको लेस कर दिया, और मैंने क्या बताया, इस साल प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था तो लेस कर दिया, और अगले साल क्या हो गया, वो ओपनिंग स्टॉक के फॉर्म में हो गया, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम आ रहा था, तो वापस से उसको सही करने के लिए ऐड कर दिया। तो यहाँ लेस किया, इसका अपोजिट यहाँ पे ऐड कर दिया। ये तीनों पार्ट आ गया टोटल, इन तीनों का टोटल करो, एवरेज करो, इन दोनों का टोटल करो, एवरेज करो, एवरेज के बाद जो आएगा उसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 90,000। कितना सिंपल है, ठीक। वैसे इलस्ट्रेशन 2 देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए पार्टनरशिप फॉर्म। प्रॉफिट अर्न आपको दे रखा है 16 का, 17 का, 18 का। अब देखिए 30, फिर 29 और 32 जिग-जैग हो रहा है, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद अब ऊपर भी आप देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया उसमें देखो क्या था, 41 था, फिर 34, फिर देखिए कम नहीं हो रहा, फिर बढ़ रहा है। तो एक तरीके से क्या है, मान लो कि प्रॉफिट 41 था, कम हो गया 34, फिर वापस बढ़ गया, तो जिग-जैग हो गया ना एक तरीके से। तो जहाँ जिग-जैग है वहाँ सिंपल एवरेज की बात करते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं चलो एडजस्टमेंट के बाद क्या होता है। तो ये बोल रहा है कि 2016 के प्रॉफिट में नॉन रिकरिंग इनकम है 3,000 की, तो ये जो 30,000 दे रखा है इसमें ये ऐड कर रखी है, तो आपको इसको लेस करना है। प्रॉफिट ऑफ 2017 इज रिड्यूस बाय 2,000 ड्यू टू स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस में आपका लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय अर्थक्वेक, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आप स्पेकुलेटिव लॉसेस के पार्ट को भी देख सकते हो, एबनॉर्मल लॉस के पार्ट में आपका आ सकता है। तो वो सारे जो भी पार्ट होते हैं अगर वो रिड्यूस किए हैं तो ऐड करने पड़ेंगे, तो ऐड कर देंगे। फिर बोल रहा है कि देखो स्टॉक आपने इंश्योर्ड नहीं करा रखा था, बट इट इज़ डिसाइडेड टू इंश्योर द स्टॉक इन फ्यूचर। आ गया, देखिए एक ही एडजस्टमेंट आ गया, अच्छी बात है, आपके समझ में आ जाएगा। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड 5600। अब देखिए ये फ्यूचर मेंटेनेबल से रिलेटेड है, तो आपको पहले इन दोनों का एडजस्टमेंट उनके रेस्पेक्टिव ईयर्स में करना पड़ेगा। और ये कब निकलेगा, आप सोचिए कि अब पर एनम बोल रहा है, एवरेज का मतलब ही क्या होता है कि पर्टिकुलर वो पर एनम से निकल जाता है। तो जब एवरेज प्रॉफिट आपने देखा होगा उसके बाद आपको इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जो मैंने ऊपर 4 पॉइंट बताया आपको, पास्ट एक्सपेंसेस और फ्यूचर एक्सपेंस, पास्ट इनकम और फ्यूचर इनकम से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। अब देखिए आप याद रख लीजिए, एक तो 3,000 है इनकम, वो लेस करनी है, 2,000 का क्या करना है, ऐड करना है, और ये 5,600 बाद में देखेंगे। आपको निकालना है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। तो ये 3 साल का आपका डेटा दे रखा है, 2 years परचेज बाद में काम आएगा। तो देखिए ये लेस किया, ठीक है। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर तो क्या था, लेस था, ऐड किया, ठीक, इसको जोड़ दिया, इसको लेस कर दिया, तो आपका जो आया 27, फिर देखिए 31, फिर क्या आ गया 32। अब देखिए यहाँ पे हमने एवरेज क्यों निकाला, ठीक, वेटेड एवरेज भी निकाल सकते थे, क्योंकि इधर जो नॉर्मल बोल दिया, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में जो ये पहले से प्रिंट है ना, तो इधर यहाँ पे लिखा आना चाहिए था कि सिंपल एवरेज निकालिए, वेटेड एवरेज निकालिए, ये लिखा हुआ होना चाहिए था, इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये सिंपल मान के ही इसने करा है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालिए, ठीक। तो इसलिए सिंपल मान के जब कुछ ना बोले तो आप वेटेड एवरेज कर सकते हो, क्योंकि आपके प्रॉफिट बढ़ते हुए हैं। इसने नहीं किया, कोई बात नहीं,
हमको समझना ही है मतलब क्या है, हमें तो क्या करना है, बस नॉर्मल ये समझना है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। या वेटेड अगर होता, मान लो कि यानी क्वेश्चन में आपको बोल दिया होता कि वेटेड करना है, और नहीं भी बोले तब भी आपको वेटेड करना ही है अगर आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ है। मैं तो करता। यहाँ पे तो क्या है, देखो ये मैंने प्रिंटेड लिया है कहीं से, तो ऐसे दे रखा था, इसलिए अब मैं इसको सही नहीं कर सकता। तो 27 × 1, 31 × 2 और 32 × 3, इस तरीके से आपका हो जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि देखो ये सिंपल पार्ट है, आपको आते ही हैं, आपने बी कॉम में भी कवर कर रखे हैं। अब देखिए 90/3 कितना हो गया आपका, 30,000 ये हो गया। अब 30,000 हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। ये थोड़ी सीधा 30,000 × 2 करना पड़ता नहीं, आपको क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल इन फ्यूचर, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको पता है कि फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस इंकर हो रहे हैं, अब आपको पे करने पड़ेंगे, तो आप क्या करोगे, लेस। अगर फ्यूचर में इनकम होती तो ऐड करते। अगर अब हमारे फ्यूचर में खर्चे नहीं होंगे, जो पास्ट के एक्सपेंस है अब वो फ्यूचर में नहीं होंगे तो ऐड करते। ऐसे फ्यूचर में होंगे एक्सपेंसेस तो लेस करेंगे। तो देखिए रटे हुए नहीं है, समझे हुए हैं, तभी जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे याद रखना, लेस क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल इन फ्यूचर, जो कि एक तरीके से एक्सपेंसेस के फॉर्म में, एक्सपेंसेस आपके फ्यूचर में हो रहे हैं, लेस कर दो। इसमें उल्टा मत सोचना, वो एबनॉर्मल में सोचना पड़ता है, क्योंकि वो पहले से ही ऐड है या लेस है, याद रखना। ये पहले से ऐड या लेस नहीं है, ये फ्यूचर में होंगे, तो इन्हें क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। 30 में से 56 गए, 24,400 × 2 करोगे तो 48,800 आ जाएगा। ठीक। अब देखिए वेटेड एवरेज की बात कर रहा है, मेरे हिसाब से पर्टिकुलर वो एग्जांपल क्या थे, सिंपल एवरेज के थे, इसलिए उसमें वेटेड एवरेज का पार्ट कंसीडर नहीं किया होगा। लेकिन जब भी कुछ ना बोले तो मैं तो वेटेड एवरेज ही कंसीडर करता हूँ, अगर प्रॉफिट बढ़ते हुए हैं या कम होते हुए। अब ये बोल रहा है कि ये मॉडिफाइड वर्जन है एवरेज प्रॉफिट का, और एवरेज से बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि ये लेटेस्ट प्रॉफिट जो भी होता है, अगर वो बढ़ता हुआ है तो उसको वेट असाइन करता है। तो उस केस में हमें पता है कि हमने लेटेस्ट प्रॉफिट को ज़्यादा वेट दिया है, क्योंकि वो फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देगा। तो आप सिंपल एवरेज से वेटेड एवरेज को प्रेफर क्यों कर रहे हो? क्योंकि लेटेस्ट प्रॉफिट को ज़्यादा वेट दिया जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है इन दिस मेथड ईच ईयर्स प्रॉफिट इज असाइन टू द वेट, द हाईएस्ट वेट इज अटैच टू ए प्रॉफिट ऑफ मोस्ट रिसेंट ईयर। जैसे 2011 में 1 वेट दिया, 2012 में 2 दिया, 13 में 3 दिया, 14 में 4 दिया एंड सो ऑन। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 2011 का प्रॉफिट मान लो 20 था, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ, तो प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर ये 50 हुआ और ये लेटेस्ट ईयर है, 50,000 प्रॉफिट हुआ या 40,000 हुआ, 10, 20, 30, 40 ये मान लो, तो यहाँ 40,000 हुआ, तो इसका मतलब 40 × 4, तो इसको वेट ज़्यादा मिल रहा है इसके कंपैरिजन में 30 × 3 और 40 × 4। तो आप देख सकते हैं 90,000 आ रहा है और 40 × 4 1,60,000 आ रहा है, तो इसको ज़्यादा वेट मिल रहा है। किसके कंपैरिजन में? पिछले वाले प्रॉफिट के कंपैरिजन में। अब ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए अगर आप सिंपल एवरेज बोलोगे तो मैंने क्या बताया कि अगर आप क्या कर रहे हो, 50,000 अर्न कर रहे हो और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, 60 मान लो चलो, तो अगर 50 + 60 करोगे तो क्या आएगा, 1,10,000 आएगा। 1,10,000/2 करोगे तो आपका 55 आएगा। ये पर्टिकुलर आपने कवर किया। लेकिन अगर आप इस पे वेट देते 1 और इस पे 2 देते तो 50 × 1 50 और 60 × 2 कितना आ गया, 120। 120 + 50 कितने होते हैं, 170। अब 170 और वेट आपने क्या दिया, 1 और 2, तो आपको पता है कि नीचे क्या आता है, डिवाइड, वेट होता है। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, निकाल के देखिए, अराउंड आएगा 56,667। ठीक है, 56,667 रुपये, 5 6 6 6 7, यानी 56,667 या 670 मान लो। तो आपको पता है कि जो आपके 1,600-1,700 रुपये बढ़ गए एक तरीके से, कि पहले आपका कितना आ रहा था, 55,000 आ रहा था, अब आपका 56,667 आ रहा है। तो आपके जो 1,667 रुपये 1,667 बढ़ गए, तो वो किसकी वजह से बढ़े हैं, यानी सही दिख रहे हैं, वो वेटेड एवरेज की वजह से सही दिख रहे हैं। ये तो आप स्टेटिस्टिक्स में भी देखते हो, जनरली नॉर्मल पार्ट है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, ईच ईयर प्रॉफिट आर मल्टीप्लाइड बाय असाइन वेट। ठीक, फिर प्रोडक्ट्स आर एडेड, तो उसे हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, जो कि अभी मेरे केस में 170 था, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट। मुझे पता है कि 2 साल थे, लेकिन वेट कितना था, 3, क्योंकि 1 फिर 2, टोटल मिला के क्या होता है 3। अगर 1 2 3 3 ईयर होते तो 3 और 2 5 और 1 6, टोटल वेट क्या होता, 6 होता। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब याद रखना कि जो ये एवरेज प्रॉफिट है, पहले एडजस्टमेंट हुआ होगा, जो मैंने ऊपर जैसे बताया आपको, ठीक है, ये एडजस्टमेंट हुआ होगा। उसके बाद आपको पता है कि एवरेज निकला होगा, तो एवरेज जो निकला होगा वो क्या निकला होगा, या तो सिंपल एवरेज या वेटेड। अगर वेट असाइन कर रहे हो तो 1 2 3, तो ये 3 की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 27 × 1
31,000 इंटू 2 और 32,000 इंटू 3। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जो भी हमारा पार्ट आया उसका अगर हमने टोटल किया तो उसे हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, या सम ऑफ प्रोडक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, डिवाइड बाय सम ऑफ वेट। ठीक। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या इज कंसिडर्ड बेटर देन द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बिकॉज इट असाइंस मोर वेटेज टू द प्रॉफिट ऑफ द लेटेस्ट ईयर विच इज़ मोर लाइकली टू बी अर्न इन फ्यूचर। मैंने आपको यही बोला। ठीक। ये मेथड कब प्रेफर करेगा, जब पिछले साल के जो प्रॉफिट्स हैं या तो वो कंटिन्यूसली राइज होंगे या फॉल होंगे। इलस्ट्रेशन थर्ड आपको दे रखा है, इसमें बोल रखा है फॉर द पर्पज ऑफ एडमिटिंग ए न्यू पार्टनर फर्म ने डिसाइड किया कि वो गुडविल वैल्यू करेगी 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो लास्ट 4 साल के प्रॉफिट है और 3 ईयर्स परचेज के बेसिस पे। अब देखो यहाँ बोल दिया यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर एंड रेस्पेक्टिव वेट आर एज फॉलोज। देखो 20 से 22, 24, 28। देखो एडजस्टमेंट का कोई केस नहीं है, अगर होता तो वो कर लेते, उसके बाद जनरली वेट डालते। याद रखना एडजस्टमेंट के बाद जो भी पास्ट एडजस्टमेंट होते हैं उसके बाद, और फ्यूचर के बाद में करेंगे कैसे, इनटू होने के बाद। इनटू होने के बाद जो भी अपना वेटेड एवरेज आएगा उसके बाद। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल बोली है तो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब क्या बताना है इसमें, दे रखा है ये देखिए, ये आपको आता ही है, सिंपल सा पार्ट हो गया। ये वेट दे दिया, ये आपका टोटल प्रोडक्ट दे दिया। तो देखिए 2,48,10 24,800, और आपको बताया कि 3 ईयर्स परचेज करना था। तो लास्ट में आपका फॉर्मूला लग जाएगा गुडविल का 24,800 इंटू 3, 74,400 आ गया। अब देखिए फटाफट सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट में मैंने 3 मेथड कवर किए जो कि मैंने आपको बताया, एक तो ईयर्स परचेज के बेसिस पे होगा, एक आपका होगा एन्युटी मेथड, और एक आपका होगा स्केल, या जो मैंने आपको बताया नॉर्मल मेथड है। 2-3 मिनट का मेथड है, ज़्यादा कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है। स्केलिंग स्केल नहीं, स्लाइडिंग स्केल, वो गलती से बोल दिया। अब देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो भी आप एवरेज प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसे हम सुपर प्रॉफिट मेथड बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर एवरेज से जो, सॉरी एवरेज बोल दिया, नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करोगे वो जनरली क्या होगा, आपका सुपर प्रॉफिट होगा। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट से जो ऊपर जनरली प्रॉफिट होगा तो वो कैसे, अगर आपने अपने बिजनेस में जो कैपिटल लगाई, आपने जो भी अमाउंट लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड करी पार्टनर्स ने, मान लो कि 2 पार्टनर थे, दोनों ने 5 लाख लगाए, 10 लाख। अगर उस 10 लाख को वो बिजनेस में नहीं लगाते, ठीक है, वो कहीं और लगाते, तो मान लो कि उन्हें कितनी मिलती है रिटर्न, 12% मिलती है। तो 10 लाख का 12%, क्योंकि हम इसको बोलेंगे कि ये एक तरीके से इंडस्ट्री की रिटर्न है। या अगर सेम आपके टाइप का कोई बिजनेस है तो वो जो नॉर्मल अर्न कर रहा है वो कितने अर्न कर रहा है, 1,20,000 अर्न कर रहा है अपने 10 लाख की कैपिटल के साथ। जैसे मैं पार्टनर हूँ और आप पार्टनर हो, दोनों साथ में पार्टनर हैं और 10 लाख लगाते हैं मान के चलो, तो अपने बिजनेस में क्या अर्न करते हैं, और इसी को अगर बाहर लगाते तो क्या अर्न करते हैं, 120। तो अपने बिजनेस में मान लो आप 150 अर्न कर रहे हो ईयर के, तो आप कितने ज़्यादा अर्न कर रहे हो, या एवरेजली जो भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो 150, तो ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है और ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि सेम, अगर इंडस्ट्री के अंदर सेम आपके टाइप का बिजनेस होगा, अगर आप वहाँ पैसा लगाते, या सेम बिजनेस जो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, तो वो कितना अर्न कर रहा है, 12%, तो आप भी उतनी ही उम्मीद कर रहे हो कि उतना कमाऊंगा। अगर उससे ज़्यादा कमाओगे तो वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आप 150 कमा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। अगर मान लो कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 120 ही है, तो 120 माइनस 120 जीरो, सुपर प्रॉफिट जीरो, तो उस केस में हमारी गुडविल निकलेगी ही नहीं। तो गुडविल कब निकलती है कि सेम आपकी इंडस्ट्री में जो भी सेम बिजनेस है उससे अगर आप ज़्यादा अर्न कर रहे हो तो उस केस में आपका सुपर प्रॉफिट होगा। सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे आपके अलग अलग मेथड्स हैं। अगर ईयर्स परचेज की बात करोगे तो इनटू करोगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर नॉर्मल प्रॉफिट से हम कम कमा रहे हैं या उसके इक्वल कमा रहे हैं तो उस केस में हमारी गुडविल कैलकुलेट नहीं होगी। नॉर्मल प्रॉफिट से कम कमा रहे हैं, जैसे मान लो मैंने 1 लाख कमाया तो 1 लाख माइनस 120, तो माइनस में आ रहा है, तो वो सुपर थोड़ी हुआ, वो तो एक तरीके से क्या हुआ, लॉस हो गया। ये मान के चलो, क्यों, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस 120 कमा रहा है और हम सिर्फ 1 लाख ही कमा रहे हैं। ठीक, नॉर्मल बिजनेस का मतलब क्या हुआ, आपके टाइप का सेम बिजनेस जो कि एक तरीके से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म। ठीक, इफ बिजनेस हैज नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, देखो बोल दिया ना, अगर बिजनेस की कोई एक्सेस अर्निंग होगी नहीं, इट विल हैव नो गुडविल, याद रखना। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, अगर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जीरो हो गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जीरो हो गया या माइनस में हो गया, तो गुडविल कैलकुलेट नहीं होगी। तो इसका मतलब जब भी पॉजिटिव पार्ट आएगा, मतलब एक्सिस आएगा, एक्सिस कब आएगा, जब एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा हो
किससे? नॉर्मल प्रॉफिट से। ठीक, वेयर नॉर्मल प्रॉफिट आर प्रॉफिट अर्न बाय सिमिलर बिजनेस। मैंने आपको बता ही दिया नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, नीचे भी कवर कर रखा है, लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है इफ ए फर्म अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट जनरली अर्न बाय अदर फर्म ऑफ द सेम इंडस्ट्री। आ गया ना कि आप सेम इंडस्ट्री में, जैसे मान के चलो कि मेरा स्टील का काम है, दूसरी फर्म का भी स्टील का काम है, वो 10 लाख अर्न कर रही है लेकिन मैं 12 लाख कर रहा हूँ, तो मैं उससे ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ, तो जो 2 लाख का पार्ट है यानी जो डिफरेंस का पार्ट है वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक, गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट ड्यू टू फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फर्म। देखिए ये तो जनरली होता ही है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम एक्चुअल एवरेज की बात करते हैं तो हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की भी बात करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि फ्यूचर में कितना मेंटेन होगा, जो कि मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम फ्यूचर में होगा तो आपने लेस करके अपना प्रॉफिट कम करके दिखाया था और 30 में से 5600 लेस किए, तो एक तरीके से आप फ्यूचर की कैपेसिटी देखना चाहते थे और उसके बेसिस पे आप नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से जो एवरेज आएगा वो फ्यूचर मेंटेनेबल वाला ही आता है, याद रखना। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा होता इसलिए हम एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज माइनस नॉर्मल तो सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कि अगर जो आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है अगर वो बाहर इन्वेस्ट करते, यानी बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया है अगर वो बाहर करते, तो आप कितनी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कमाते, तो आप कितना नॉर्मल प्रॉफिट कमाते। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? इट इज़ द रेट एट विच प्रॉफिट इज अर्न बाय सिमिलर बिजनेस एंटिटी इन द इंडस्ट्री। तो आपकी इंडस्ट्री, उसमें सेम टू सेम आपकी तरह कोई बिजनेस है, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में, तो आप मिनिमम उतना आप उम्मीद तो करते हो, अगर उससे ज़्यादा करते हो तो आपका सुपर प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? देखो कैपिटल पार्टनर्स ने जो लगाई प्लस फ्री रिजर्व और जितने भी फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इसके अलावा जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, याद रख लेना, जितने भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है अगर उनकी वैल्यू निल है, जितनी भी इंटेंजिबल एसेट मतलब जैसे गुडविल, पेटेंट, पेटेंट बोल दिया वैल्यू लेस, तो वो सारा पार्ट आपको लेस कर देना है, याद रखना। तो फिक्टिशियस एसेट्स में ये सारा पार्ट हम नॉर्मल बोल देते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और शेयर्स पे तो बोलता नहीं हो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। फिर इसके अलावा मैंने आपको बोल दिया सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हटा देना फिक्टिशियस के अलावा, क्योंकि वो भी फिक्टिशियस की तरह ही होते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हटा देना। इंटेंजिबल असेट्स जिनकी वैल्यू निल है वो हटा देना, याद रखना। ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, और क्योंकि ये तो लाइबिलिटी साइड वाला हो गया, अगर आप एसेट वाला देखोगे तो सारी एसेट्स उसमें से सारी आउटसाइड लाइबिलिटी लेस कर दो। अब देखो सारी एसेट में ये चीज़ें मत लेना जो बताया, तो देखिए गुडविल मत लेना, फिक्टिशियस एसेट मत लेना। अब देखिए गुडविल क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि गुडविल क्या है, खुद आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको पता है कि अगर इस वाले पार्ट में देखोगे तो जो एसेट साइड पे अगर आपको गुडविल दिख रही है तो आप यहाँ पे हटानी पड़ेगी। जैसे मैंने माइनस फिक्टिशियस बोला ना, तो आपको गुडविल भी हटानी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल आप कैलकुलेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो। तो जब गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो तो गुडविल लेते ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो सारी एसेट में से गुडविल हटा दो, फिक्टिशियस तो हटेगी हटेगी, और नॉन ट्रेड हटा दो। क्यों? क्योंकि जब आप उसकी इनकम ही लेस कर रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट में, तो हमें पता है कि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जबकि हम नॉर्मल असेट चाहते हैं जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हटा दो। ठीक, तो अगर आपको यहाँ पे भी लग रहा है तो यहाँ पे भी हटा देना, याद रखना। क्योंकि देखिए अगर लाइबिलिटी अप्रोच से करते हैं तो उस केस में असेट में जो पार्ट नहीं आ रहे, तो हम अगर एसेट पार्ट में से हटा रहे हैं तो हमें लाइबिलिटी वाले पार्ट में से भी हटाने पड़ेंगे। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। तो माइनस फिक्टिशियस भी करेंगे, माइनस गुडविल भी करेंगे, और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, क्योंकि हमें उनको लेना ही नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पे हम एसेट्स में क्या बोलते हैं? एक्सक्लूड क्या बोलते हैं? तो इसलिए ऑल असेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो चीज़ें लो ही मत, यानी गुडविल मत लो, फिक्टिशियस मत लो, नॉन ट्रेड मत लो। इसके अलावा सारी फिक्स्ड ले लो, सारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट ले लो, सारी करंट असेट्स ले लो, इसका मतलब ये। और माइनस सिर्फ क्या करो? आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का मतलब जो भी नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी याद रखना। यहाँ पे हम कैपिटल एम्प्लॉयड जो बोलते हैं वो रेशो के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं कि माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट भी लेस करनी है और नॉन करंट भी लेस करनी है, तब जाके जो आपका बचेगा वो कैपिटल और फ्री रिजर्व का पार्ट बचेगा। आप सोच सकते हैं, सोच के देखिए, यही पार्ट आएगा। अब देखिए आपको बोल रखा है कि मेथड, सबसे पहला कौन सा मेथड आया? परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें क्या बोल रखा है? वही जो ये थ्योरेटिकल पार्ट बोल रखा है वही फॉर्मूला बेसिस पे है, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखिए आपको एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें क्या बोल रखा है? इलस्ट्रेशन 4, इसमें बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटल कितनी लगाई? 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। एवरेज प्रॉफिट कितना है बिजनेस का? 42। तो आप देख सकते हैं कि देखिए एवरेज प्रॉफिट निकला हुआ है, ये फ्यूचर मेंटेनेबल, एक्चुअल एवरेज या एवरेज प्रॉफिट कुछ भी बोलिए। तो अगर इससे कम नॉर्मल प्रॉफिट है तब जाके सुपर प्रॉफिट होगा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जो कैपिटल अगर आप बाहर लगाते तो नॉर्मल कितना कमाते? 30,000, 2 लाख का 15%। ठीक है,
पर आपने कितना कमाया 42, तो आपने कितना ज़्यादा कमाया 12,000। और देखो क्या बोल रहा है 3 ईयर्स परचेज टू इंटू 3 कर देना, सिंपल पार्ट। अब मान के चलिए आपका एन्युटी मेथड आ जाता, तो एन्युटी में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को ध्यान रखते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कि यही 3 साल के हिसाब से अगर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इसकी प्रेजेंट वैल्यू आज क्या होती, तो इसका फॉर्मूला होता है 1-1/1+r। अब देखिए मेरे को याद है, मैं नीचे वैसे आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे रटा हुआ है क्योंकि वही पढ़ाते पढ़ाते आपको आ जाता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे कई जने बोलते हैं सर 1 की जगह 100 ले लो, 100 ले लो, क्या हुआ तो एक ही बात हो जाती है, क्योंकि 100/100+r मान लो कि 12% है, तो 100/1 बोलो, या जैसे मैं भी आपको बोल रहा था 1/1+r, तो 1+r मतलब 1+12%, 12% मतलब 0.12, तो 1/1.12 बोलो, एक ही बात होती है। उसकी पावर क्या है n का मतलब कितने ईयर है, तो आपको 3 साल है, उसके हिसाब से निकाल लेना है। ठीक, कैलकुलेटर पे निकालोगे तो कैलकुलेटर पे तो आप कंपाउंड भी कर सकते हो और कंपाउंड करके भी निकाल सकते हो। नॉर्मल देखिए आता नहीं है, लेकिन फिर भी दे रखा है तो मैंने आपको बता दिया। एन्युटी मेथड क्या है, अंडर दिस मेथड वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक, तो सुपर प्रॉफिट निकला हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं करेंगे, इसमें करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, या हम ऐसे बोल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 एट ए गिवन टाइम। इट कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम एन्युटी टेबल और बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला मैंने कवर कर लिया है, 1 की जगह आप 100 भी लगा सकते हो, यहाँ पे 1 की जगह 100, यहाँ मत लगा देना, तो यहाँ पे आप 1 की जगह 100 और यहाँ पे 100 लगा सकते हो, क्योंकि पार्ट सेम ही आएगा। ये n का मतलब क्या होता है, जो आपको नंबर ऑफ ईयर्स बोल रखे होते हैं। ठीक, जैसे हमारे केस में हमें पता है कि अब ईयर्स परचेज मत बोलना, क्योंकि आप बोलोगे सर 3 साल का एवरेज दे रखा है, 2 साल की परचेज दे रखी है, तो देखिए इसमें मेथड आएगा ही नहीं परचेज वाला, तो यहाँ पे कोई 2 साल थोड़ी आएगा, यहाँ पे तो हमारा क्या आएगा, जितने साल के लिए प्रॉफिट हुआ याद रखना वो आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है आपको। देखिए क्या निकालना है, एन्युटी मेथड के हिसाब से गुडविल निकालनी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 50,000 का 10% आपका कितना आया 5,000। ठीक, प्रॉफिट आपको 3 साल का दे रखा है 13, 15, 17। अब मेरे हिसाब से तो देखो प्रॉफिट बढ़ता हुआ है, पर इसने क्या है नॉर्मल तरीके से निकाला है, क्योंकि कुछ नहीं बोल रखा तो इसने सिंपल निकाल लिया। पर देखिए आपके ऊपर है, आप अजम्पशन लेके क्या बोलोगे कि यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का पार्ट है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता हुआ है 13, 15, 17, पर इसने नॉर्मल निकाला तो कोई बात नहीं, 13 + 15 + 17। मैं चाहे तो क्या करूँगा, यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, ये से बोल दूंगा कि सिंपल एवरेज के बेसिस पे निकालो, या चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप वैसे ही समझ रहे हैं, तो चेंज करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारा मेन कंटेंट क्या है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का पार्ट है। देखिए 15 या नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये 5,000 आ गया। 15 में से 5 लेस किया तो क्या है आपका 10,000 सुपर प्रॉफिट आया। अब देखिए ये आ रहा है 2.4868, ये कैसे आया, क्योंकि आपको पता है कि आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ईयर कितने, नंबर ऑफ ईयर 3, तो आप क्या करोगे 1, ये 1 - 1/1+r, तो 1 + 0.10 यानी 1.10 की पावर n का मतलब कितने 3 साल है, और अपॉन क्या कर देंगे इसको पूरे को r का मतलब क्या हो गया 0.10। ये जैसे आप कैलकुलेट करके देखो आपका आ जाएगा, ये आता ही आपको 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10, आप डिवाइड करेंगे या जैसे भी आप कैलकुलेट करेंगे 100/1110 भी बोल सकते हैं, 100 और उसको डिवाइड करके आप जैसे ही निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 2.4868 आ जाएगा। नहीं तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ज़रूरी आने के चांस नहीं है, तो 2.4868 क्योंकि आज तक आया नहीं है, तो 10,000 जो आपका सुपर प्रॉफिट था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को। ठीक, अब देखिए स्लाइडिंग स्केल जो आपको दे रखा है लास्ट, वैसे आपका मैंने बताया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड भी है, जो कि कैपिटलाइजेशन वाले पार्ट में मैं करवाऊंगा अभी लास्ट वाले पार्ट में, पर यहाँ पे स्लाइडिंग स्केल है। स्लाइडिंग स्केल का मतलब क्या है, इसमें जो सुपर प्रॉफिट है, याद रखना देखो कौन सा मेथड है, स्लाइडिंग स्केल हमेशा सुपर प्रॉफिट से निकलता है। एन्युटी मेथड जब भी बोलते हैं हमेशा सुपर प्रॉफिट, कभी भी एग्जाम में एवरेज प्रॉफिट से आएगा ही नहीं। एन्युटी जब भी होता है उसके लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए होता है, स्लाइडिंग स्केल के लिए भी क्या चाहिए आपको, सुपर प्रॉफिट। अब आपका सुपर प्रॉफिट क्या है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सुपर प्रॉफिट 10 आया, तो देखो ये एवरेज था, क्या था एवरेज, मतलब हर साल 10-10 होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बोल दिया कि आपका 12,000 सुपर प्रॉफिट है टोटल का, जैसे इस एग्जांपल में इसमें बोल दिया कि आपके पहले 2 साल तो 5 साल होगा 5,000 होगा, अगले 3 साल आपका क्या होगा 4,000 होगा, ऐसे बोल दिया, तो 5 और 4 9 हो गए, और बाकी 3,000 1 साल के लिए होगा। तो इस तरीके से आपको बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ईयर टू ईयर वेरी कर सकता है।
शुरू के 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे कुछ भी पार्ट हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, स्लाइडिंग स्केल वैल्यूएशन में बी कंसिडर्ड रिलेटिंग टू सुपर प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो जनरली बोल रहा है कि स्लाइडिंग स्केल ली जाती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, वो ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या बोल दिया, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ स्लाइडिंग स्केल मेथड। अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना, 12,000। स्लाइडिंग स्केल में देखो क्या बोल रहा है, पहले 6,000 पे 3 साल की परचेज के बेसिस पे, तो 6,000 इंटू 3 कितना हो गया, 18। तो ये वही है, देखो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। लेकिन जो 12,000 टोटल दे रखा है उसमें से 6,000 3 साल के बेसिस पे, नेक्स्ट 4,000 फॉर 2 ईयर्स परचेज, तो 4,000 इंटू 2 8,000। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, जो आपका सुपर प्रॉफिट होगा वो 3 ईयर्स परचेज के बेसिस पे, फिर आपका 2 ईयर्स परचेज, फिर आपका 1 ईयर परचेज के बेसिस पे। तो 2,000 टू 1 2,000, टोटल कितना हो गया गुडविल, 28। अब बताइए, जब आप नॉर्मल लेते हो तो आप क्या करते हो, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और आपको पता है कि एवरेजली वही रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पहले 6,000, फिर नेक्स्ट 4,000 और बैलेंस 2,000, तो टोटल मिला के कितने हो गए, देखो 6 + 4 + 2 12,000 हो गए। लेकिन निकला कितना गुडविल, किसके बेसिस पे, ईयर्स परचेज के बेसिस पे, 28। तो ऐसे बेसिक बकवास है, लेकिन आपको वैसे भी पता है क्योंकि आपने 12th में पढ़े हुए हैं। मेरे हिसाब से बीकॉम फर्स्ट ईयर या कईयों के बीकॉम थर्ड ईयर में आते हैं, तो जनरली रेलिवेंट आपको पता, उसमें तो बहुत ज़्यादा आता है। बीकॉम फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर की जब बात करते हैं वैल्यूएशन गुडविल, बहुत सारे एडजस्टमेंट आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस का एडजस्टमेंट आता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का पार्ट आता है, सेविंग इन डेप्रिसिएशन आता है, ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट आते हैं। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिए हुए होते हैं, ठीक। मशीनरी में कोई गलती कर दी, रेक्टिफिकेशन के पार्ट आते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है क्योंकि नॉर्मल ये किससे रिलेटेड है, 12 से रिलेटेड है। अब आपको देखो कैपिटलाइजेशन मेथड की बात कर रहा है, तो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, कैपिटल वैल्यू। अब कैपिटल वैल्यू क्या होती है, देखिए इसको मैं सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ और फिर देखो रेलिवेंट करके दिखाता हूँ कि क्या पार्ट है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कैपिटल कितनी है, 10 लाख, तो ये कैपिटल वैल्यू तो है कि आपके पास कैपिटल कितनी है, 10 लाख की। और मान के चलो कि अगर आप नॉर्मल जो कमाते, नॉर्मल जैसे मार्केट के हिसाब से आपके टाइप की सेम बिजनेस है इंडस्ट्री में, आपका बिजनेस भी और दूसरा बिजनेस भी सेम है, वो नॉर्मल 10% कमा रहा है, तो 10 लाख का 10% वो कितना कमा रहा है, 1 लाख। ठीक है, क्या कमा रहा है, 1 लाख, याद रखना। तो ये 1 लाख क्या प्रॉफिट। अब मान के चलो ये 10 लाख आपको पता नहीं रहता और आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ती और आपको ये 10% एनआरआर दे रखी है और ये 1 लाख। तो आप सोचिए एनआरआर क्या है, ये प्रॉफिट ही तो है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि आप जो कैपिटल लगाओगे उस पर कितना पैसा कमाओगे। उस कैपिटल को अगर मार्केट के बाहर लगाओगे, मतलब उस इन्वेस्टमेंट को, या जो कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा है उससे आप 1 लाख कमाओगे। क्या कमाओगे, 1 लाख। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 लाख हम कमाएंगे और हमारी रिटर्न कितनी है, यानी जो 1 लाख रुपीज़ हम कमा रहे हैं ये कितनी है, 10% है। किसकी, कैपिटल की। किसकी, कैपिटल की। तो कैपिटल कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे 10%, परसेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इंटू 100। तो आप जैसे एक जीरो से एक जीरो लेस करोगे, 1 लाख इंटू 10 करोगे तो 10 लाख निकल के आ जाएगी। तो वो 10 लाख क्या आई, आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आई। ठीक, तो यहाँ पे कैपिटल वैल्यू का मतलब क्या है, मीन्स टू फाइंड आउट द कैपिटल नीडेड टू अर्न ए फिक्स प्रॉफिट। तो हमारे केस में फिक्स प्रॉफिट क्या था कि हम एक तरीके से 10% जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे थे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैपिटल गुडविल इज वैल्यूड। और इस बेसिस पे क्या होती है, गुडविल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमको क्या बोल दिया कि हमें कैपिटल चाहिए फिक्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो हमें 10% अर्न करने के लिए हमें पता है कि हमारी 1 लाख की इनकम है, ठीक है, या 1 लाख का हमारा एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है, जो भी है, उसके बेसिस पे एनआरआर 10% है, तो उसकी कैपिटलाइज वैल्यू क्या आएगी। अब याद रखना कि देखिए 2 मेथड होते हैं, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखिए मैंने अगर आपको सुपर प्रॉफिट ये निकाल के बताया, ठीक है, 10,000 निकला था, ये एनआरआर थी आपकी, तो इस केस में आप क्या बोल सकते थे कि आपकी गुडविल क्या आएगी, तो 10,000 सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100, वो सुपर प्रॉफिट का मेथड हो गया। ठीक है, उसे हम बोलेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। लेकिन एवरेज में क्या होता है, हम करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, रटाया, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है, वही जैसे अभी हमने सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर बोला, वैसे एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100 होता है। तो यहाँ पे पहला मेथड क्या ले लिया हमने, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यह बोल रहा है कि इस मेथड में कैपिटलाइज वैल्यू फॉर्म कैलकुलेट होती है किसके बेसिस पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे। वो तो सुपर प्रॉफिट में भी होती है, सीधी सी बात है। डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलाइज वैल्यू एंड एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड गुडविल। ये आ गया। तो इसका मतलब गुडविल क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता ही है, जो अभी आपने देखी, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। याद रखना टोटल एसेट में आपको फिक्टिशियस पार्ट नहीं लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, गुडविल नहीं लेनी, क्योंकि गुडविल तो आप खुद ही कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर आप गुडविल ले लेते हो तो गलत हो जाता है, ठीक है। अगर आप लाइबिलिटी साइड से देखना चाहते हो तो उसमें आपको क्या लेना है, पार्टनर्स की कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और जितने भी जो आपने टोटल एसेट में पार्ट नहीं लिए, जो मैं 3 बता रहा था, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल का पार्ट, वो आपको लेस कर देना है। तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन मेन क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला क्या है, AP, मतलब ये एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल या एक्चुअल एवरेज भी बोलते हैं, डिवाइड बाय NRR इंटू 100। अब याद रखना कि चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, चाहे देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या बोल दिया, इस मेथड में जो गुडविल होती है वो कैसे होती है, कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट एट NRR। तो इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है और डायरेक्ट आ जाता है, आंसर दोनों में सेम आएगा, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100, ठीक है। आंसर का मतलब जो गुडविल जो आएगी वो सेम आएगी। तो आप देख लेना एक बार, सबसे पहले मैं आपको एवरेज प्रॉफिट वाला बता रहा हूँ। इसमें बोल रहा है कि ए अर्न करता है 120 एसेट्स एनुअल प्रॉफिट्स, तो इसका मतलब ये एवरेज ही है, ठीक है। ये नॉर्मल उसका एक्चुअल प्रॉफिट है, तो एक्चुअल एवरेज है। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितनी है, 10%, कि अगर वो अपने बिजनेस की जो भी कैपिटल है उसको बाहर इन्वेस्ट करता तो कितना परसेंट कमाता, 10% कमाता। तो यहाँ पे हमें क्या निकाल लेनी है, एक तरीके से हमें पता है कि हमें एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR करना है, तो 120 अपॉन 10% इंटू 100, तो कितना आ गया, कैपिटलाइज वैल्यू फर्म की, या जैसे हम बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, 12 लाख। तो आप ये सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर आप 12 लाख लगाते तो 10% के हिसाब से आप कितना एवरेज कमाते, 120 कमाते, तो इसलिए 120 अपॉन 10 इंटू 100, तो आपने कितने लगाए, 12 लाख लगाए, ऐसे मान के चल रहे हैं। पर कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल में आपने कैपिटल कितनी लगाई, 960, जबकि आपने ऐसा कमा लिया जिसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं कि आपकी गुडविल डिनोट कर रही है वो, कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड 960 लगा रहे हो, लेकिन कैपिटलाइज वैल्यू कितनी बन रही है, कि जो आप एक्चुअल में कमा रहे हो उसके वजह से कैपिटलाइज वैल्यू कितनी बन रही है, आप 12 लाख रुपए बन रही है, यानी आपकी वर्थ ज़्यादा है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इस वर्थ के मुकाबले आपकी ये वर्थ ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है वो गुडविल को डिनोट करेगी, ठीक है। नॉर्मल सा पार्ट है, तो रटना थोड़ी है। तो हमें पता है टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हम बोल रहे हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन प्रॉफिट की वजह से हम अपनी वर्थ ज़्यादा कर रहे हैं, और वर्थ हमारी कैलकुलेट हो रही है 12 लाख, कैपिटलाइज वैल्यू, समझ गए, तो वो प्रॉफिट की वजह से। तो 12 लाख 12 लाख माइनस 960 कितना आ गया, 240। अब आप बोलेंगे सर इसी को आप है ना सुपर प्रॉफिट से निकाल के बताइए, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट सोचिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्या आपका 120, नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितनी है, 10%, तो 960 का 10% कितना होता है, 96,000, और आपका मैंने क्या बताया अभी, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 120, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करोगे 120 में से 96, तो कितना आएगा आपका सुपर प्रॉफिट, 24। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR, तो 24,000 अपॉन 10%, मतलब 0.10, ठीक है, यानी पॉइंट हटा दो, इंटू 100 कर दो, और क्या, अब इतना भी कैलकुलेट तो आपको आता ही है, तो 24 इंटू 10 कितना आ गया, 240, ये क्या आ गया अपना गुडविल का पार्ट, समझ गए। इस तरीके से नॉर्मल पार्ट आता है सुपर प्रॉफिट से भी, जिसका मैंने अलग से इलस्ट्रेशन कवर कर रखा है। अब आप चाहे तो इसको, जो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का पार्ट बोल रहा है, तो इसको आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करके देखना, तो भी आ जाएगा। तो कैसे भी करिए, ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। अब देखिए मेरे माइंड में सुपर प्रॉफिट रटा हुआ आप, तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा, तो 4 लाख का 10% 40,000, ये आ गया। फिर मेरे को ये बोल दिया कि प्रॉफिट 3 साल का दे रखा है, 62, 61, 63, तो मैंने एवरेज निकाला। तो आप देख सकते हो कि एवरेज मेरा 62 है, और नॉर्मल मैं कमाता तो कितना कमाता, 40, लेकिन मैं उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो 22 क्या है मेरा सुपर प्रॉफिट, 22 सुपर प्रॉफिट है। NRR क्या बताई मैंने अभी आपको, 10%, तो अपॉन 10 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, 220। इसको आप वो जो मेरे वाला ऊपर तरीका है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मेरा वाला तो नहीं, जो लोगों ने दिया है उसके हिसाब से आप इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं, और यूं करके भी निकल के आ जाएगी। मतलब एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटलाइज वैल्यू निकाले और कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर दीजिए, तो आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। तो कैसे भी करिए, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो आई होप आपको सारा पार्ट पता चल गया, 50 मिनट में आपका सारा पार्ट हो गया, और इसके अलावा मैंने जो भी इसमें था मेन कंटेंट सारा आपको बता दिया। तो आप याद रखना कौन सा मेथड बेस्ट होगा, वेटेड एवरेज, कौन सी गुडविल बेस्ट है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी कैट गुडविल होती है, क्योंकि उस केस में क्या होता है वो इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे होती है, न कि मैनेजमेंट या लीडरशिप के बेसिस पे होती है। पर्सन से कोई डिपेक्ट नहीं करती, क्योंकि
पर्सन तो क्या आएगा जाएगा, मेन ब्रांड की लॉयल्टी रहनी चाहिए। तो जैसे एप्पल का एग्जांपल बताया था कि जो उसके सीईओ स्टीव जॉब्स या वोजनिएक ऐसे बोल रखा था आपको नाम, वो आएंगे जाएंगे, यानी स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई, तो हम बोल सकते हैं उस वक्त शेयर वैल्यू गिरी थी रियल लाइफ में। अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे करते हो तो उस वक्त शेयर वैल्यू गिरी थी, लेकिन वो वापस से संभल गई। और उसके बाद क्या हुआ, लोग ब्रांड को ही प्रेफर कर रहे हैं, यानी एप्पल को ही। किसी को ये याद नहीं है कि हाँ स्टीव जॉब्स था, ऐसे तो मन में याद रहेगा, लेकिन जनरली हम क्या बोलेंगे, लोग ब्रांड के हिसाब से परचेज करेंगे कि एप्पल का मोबाइल लिया है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, कैट गुडविल ही सबसे बेस्ट गुडविल है। और यहाँ पे कौन सा मेथड बेस्ट है आपका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ट है अगर आप सिंपल और वेटेड की बात कर रहे हो। वैसे तो हम बोल सकते हैं कि इनमें कौन से मेथड बेस्ट है, तो वो पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा आज तक आएगा नहीं। लेकिन अगर आप सिंपल और वेटेड की बात करोगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ट है। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और ये पर्टिकुलर वीडियो मैं आपका यूट्यूब पे भी पोस्ट करूँगा, तो जिन्होंने यूट्यूब पे देखी होगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।